राय द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इंग्लिश टीचिंग मेथड आरपीएससी द्वारा जारी नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित। पार्ट 8। टॉपिक शिक्षार्थी अभिवृद्धि एवं विकास। अध्यापक को बालक की अभिवृद्धि एवं उसके साथ होने वाले विभिन्न प्रकार के विकास तथा उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी वह शिक्षा की योजना का क्रियान्वयन सही तरीके से कर सकेगा। सीई स्किनर के अनुसार विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। विकास का संबंध अभिवृद्धि से अवश्य होता है, पर यह शरीर के अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त करता है। उदाहरणार्थ, बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती हैं, यह भी बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उनके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है, यह विकास को दर्शाता है। विकास शारीरिक अवयवों की कार्य कुशलता की ओर संकेत करता है। सोरेनसन, सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। इस वृद्धि का मापन किया जा सकता है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक पक्ष को प्रकट करती है। जेम्स ड्रेवर, विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में प्राणी में सतत रूप से व्यक्त होती है। यह प्रगतिशील परिवर्तन किसी भी प्राणी में भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होता है। यह विकास तंत्र को सामान्य रूप से नियंत्रित करता है। यह प्रगति का मापदंड है जो किसी निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक विकास के अतिरिक्त सामाजिक, मानसिक तथा संवेगात्मक अवस्था में होने वाले परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, किंतु विकास व्यक्ति की क्रियाओं में निरंतर होने वाले परिवर्तनों में परिलक्षित होता है। हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की और परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ई.बी. हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्थाएं: पहला, गर्भाधान काल, जन्म से पूर्व की अवस्था। शैशव अवस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक। शिशु काल, 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। बाल्यावस्था, 2 वर्ष से 12 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था, 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था, 7 से 12 वर्ष तक। 5वां, किशोरावस्था, 12 से 21 वर्ष तक। प्रारंभिक किशोरावस्था, बालक 12 से 15 वर्ष, बालिकाएं 11 से 14 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था, 16 से 17 वर्ष तक। उत्तर किशोरावस्था, 20 से 21 वर्ष तक। पेज नंबर 73। कॉलसनिक के अनुसार विकास की अवस्थाएं: शैशवावस्था, जन्म से 3-4 सप्ताह तक। दूसरा, प्रारंभिक शैशवावस्था, 1 से 1 वर्ष 4 माह तक। तीसरा, उत्तर शैशवावस्था, 1 वर्ष से 2.5 वर्ष तक। चौथा, पूर्व बाल्यावस्था, 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक। 5वां, मध्य बाल्यावस्था, 5 से 9 वर्ष तक। छठा, उत्तर बाल्यावस्था, 9 से 12 वर्ष तक। 7वां, किशोर अवस्था, 12 से 21 वर्ष तक। अभिवृद्धि और विकास में अंतर: अभिवृद्धि, विकास। पहला, अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, विकास आंतरिक होता है। दूसरा, अभिवृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, विकास शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। तीसरा, अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। चौथा, अभिवृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। 5वां, अभिवृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, विकास में एक निश्चित क्रम होता है। छठा, अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, विकास का कोई न कोई लक्ष्य अवश्य होता है। 7वां, अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है, विकास को सीधा मापना संभव नहीं है। बुद्धि को सीधे नहीं मापा जा सकता है। उदाहरणार्थ, ऊंचाई और भार को सीधे मापा जा सकता है। विकास में होने वाले परिवर्तनों के प्रकार: पहला, आकार में परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूपों में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। जैसे जैसे बालक आयु में बढ़ता है, उसके बाह्य एवं आंतरिक अवयवों में भी वृद्धि होती है। मानसिक विकास के अंतर्गत शब्द भंडार, तर्क, स्मरण, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति में प्रतिवर्ष विकास देखने को मिलता है। इस मानसिक विकास को बुद्धि परीक्षण द्वारा मापा जा सकता है। दूसरा, अनुपात में परिवर्तन। बालक के सभी शारीरिक अंग एक साथ समान रूप से नहीं बढ़ते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों की कल्पना कम यथार्थपूर्ण होती है, किंतु उम्र के साथ साथ यह यथार्थवादी होता जाता है। तीसरा, पुरानी आकृतियों का लोप। धीरे धीरे बालक की कुछ पुरानी आकृतियों का लोप हो जाता है। उदाहरणार्थ, बालक जैसे जैसे बढ़ता है, उसके सीने में स्थित थाइमस ग्रंथ के पास स्थित पीनियल ग्रंथि धीरे धीरे लुप्त हो जाती है। चौथा, नवीन आकृतियों की प्राप्ति। पुरानी आकृतियों के समाप्त होने के साथ साथ नवीन शारीरिक और मानसिक आकृतियों की प्राप्ति दिखाई देती है। नवीन आकृतियों की प्राप्ति परिपक्वता तथा अधिगम प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है। पेज नंबर 74। विकास के कारण। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के निम्नलिखित 2 प्रमुख कारण बताए गए हैं।
पहला, परिपक्वता। व्यक्ति के आंतरिक अंगों का परिपक्व होना तथा वंश परंपरा से प्राप्त गुणों का संपूर्ण विकास होना ही परिपक्वता है। परिपक्वता की प्रक्रिया बालक को जन्म से लेकर तब तक प्रभावित करती रहती है जब तक कि उसकी मांसपेशियां एवं स्नायु तंत्र पूर्ण रूप से दृढ़ परिपक्व नहीं हो जाती हैं। परिपक्वता व्यक्ति के आंतरिक विकास की प्रक्रिया है। दूसरा, अधिगम या सीखना। बालक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बालक के शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है, यही अधिगम या सीखना है। परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से तथा अधिगम का संबंध वातावरण से है। वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों को विकास का आधार कहा जाता है। अभिवृद्धि के सिद्धांत। बालक का विकास कुछ सिद्धांतों के अनुसार होता है। ये सिद्धांत विकास के सिद्धांत कहलाते हैं। विकास के कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, निरंतर विकास का सिद्धांत। मानव विकास एक सतत प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। विकास की यह गति कभी तीव्र और कभी मंद होती है। प्रथम 3 वर्षों में बालक के विकास की प्रक्रिया तीव्र रहती है, उसके बाद मंद हो जाती है। अभिभावक और शिक्षक को बालक से यह आशा नहीं करनी चाहिए कि वे एकाएक किसी विषय वस्तु को समझ लेगा। बालक निरंतर अधिगम प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे करके ही सीखता है। दूसरा, विभिन्न गति का सिद्धांत। विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। उदाहरणार्थ, जो बालक जन्म के समय लंबा होता है वह बड़ा होने पर भी लंबा रहता है और जो छोटा होता है वह साधारणतः छोटा होता है। लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक के मस्तिष्क में पूर्ण वृद्धि हो जाती है। सृजनात्मक कल्पना का विकास बाल्यावस्था में तीव्र गति से आरंभ होता है और किशोरावस्था में पूर्ण होता है। सामान्य बुद्धि पूर्ण रूप से 15 वर्ष की अवस्था में विकसित हो पाती है। इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का आयोजन किया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। शिक्षक को चाहिए कि वे बालक की आयु के आधार पर उसकी क्षमता के अनुसार ज्ञान प्राप्त कराने का प्रयत्न करें। तीसरा, विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शिशु के शरीर का विकास एक निश्चित दिशा में होता है। यह विकास सदैव सिर से पैर की दिशा में होता है, अर्थात पहले सिर का विकास होता है, फिर धड़ का और बाद में हाथ पैरों का विकास होता है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए शिशुओं के शिक्षण में लिखने की अपेक्षा याद करने पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि सिर का पहले विकास होने से बालकों की याद करने की शक्ति तीव्र होती है। चौथा, विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का गामक या गति संबंधी और भाषा संबंधी विकास एक क्रम में होता है। पेज नंबर 75। शिक्षक को चाहिए कि वे विषय वस्तु को क्रमानुसार प्रस्तुत करें। पहले सरल और फिर कठिन विषय वस्तु बालकों के सामने रखे। छोटे बालकों को छोटे छोटे वाक्यों द्वारा शिक्षण दिया जाए। पांचवा, एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पहले बालक संपूर्ण अंक को फिर अंक के भागों को चलाने की क्रिया करता है। इसके बाद में उन भागों में एकीकरण करने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत के अनुसार विषय वस्तु का पहले विश्लेषण कर और उसके बाद संश्लेषण की क्रिया द्वारा बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शिक्षक को पहले पूर्ण से अंश व अंश से पूर्ण के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। शारीरिक विकास के साथ साथ बालक की रुचियों, ध्यान के केंद्रीकरण और व्यवहार में भी परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के साथ ही उसमें गामक और भाषा विकास संबंधी परिवर्तन भी होते हैं। शिक्षा बालक की रुचि के अनुसार होनी चाहिए। सातवां, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के शिशुओं का विकास समान प्रकार से होता है, क्योंकि उनके विकास का प्रतिमान एक ही है। हरलॉक के अनुसार प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु हो या मानव, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। आठवां, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सामान्य से विशिष्ट की ओर के सिद्धांत को शिक्षण में अपनाया जाता है। इसके अनुसार बालक को पहले विषय से संबंधित सामान्य बातों का ज्ञान दिया जाता है, तत्पश्चात उससे संबंधित विशिष्ट बातें बताई जाती है। इस प्रकार उसे वह शीघ्र सीख लेता है। नौवां, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है। माता पिता और अध्यापक वंशानुक्रम को तो नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वे बालक को ऐसा वातावरण अवश्य प्रदान कर सकते हैं जिसमें उसका सही दिशा में विकास हो सके। विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। पहला, बुद्धि। मंद बुद्धि वाले बालक का विकास मंद गति से तथा कुशाग्र बुद्धि वाले बालक का विकास तीव्र गति से होता है। दूसरा, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तीसरा, यौन भिन्नताएं। लड़कियों या शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा शीघ्र होता है। चौथा, शुद्ध वातावरण। स्वच्छ वातावरण में रहने वाले बालकों का विकास गंदे वातावरण में रहने वाले बालकों की अपेक्षा पहले और अच्छी तरह से होता है। पांचवा, पोषण। संतुलित भोजन के अभाव में विकास मंद गति से होता है। छठा, रोग तथा चोट। शारीरिक और मानसिक चोट बालक के विकास को रोक देती है या उचित दिशा में विकास नहीं होने देती है। पेज नंबर 76। सातवां, संस्कृति। बालक के विकास पर भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है।
8वां प्रजाति, भूमध्य सागरीय देशों के बालकों का शारीरिक विकास उत्तरी यूरोप के बालकों की अपेक्षा शीघ्र होता है। इस प्रकार निग्रो और भारतीय बच्चों का विकास श्वेत प्रजाति के बच्चों से मंद गति से होता है। 9वां परिवार में स्थान, पहले बच्चे की अपेक्षा दूसरे, तीसरे या चौथे बच्चे का विकास शीघ्र होता है। विकास की प्रमुख अवस्थाएं, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स द्वारा दिया गया विकास की अवस्थाओं का विभाजन सबसे अधिक उपयुक्त माना गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति का विकास निम्नलिखित सुस्पष्ट अवस्थाओं में होता है। पहला शैशवावस्था, जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। दूसरा बाल्यावस्था, 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। तीसरा किशोरावस्था, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। चौथा प्रौढ़ावस्था, 18 वर्ष के बाद। शैशवावस्था अवधि, इसका काल जन्म से 5 वर्ष तक माना जाता है। मानव की सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। फ्रायड, इसके अनुसार शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। मूल प्रवृत्ति, शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार शिशु को दी जाने वाली शिक्षण व्यवस्था में सचित्र पुस्तकों, कहानियों व खेल का विशेष स्थान होना चाहिए। बालक के जन्म से 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। फ्रायड, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। मानव की सभी अवस्थाओं में शैशवावस्था को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। एडलर, बालक के जन्म के कुछ माह बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। गुडेनफ, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। क्रो के अनुसार शैशवावस्था औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें संवेदनात्मक मार्ग कार्य करने लगते हैं तथा बच्चे रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। पेज नंबर 77। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं। थॉर्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक के बालक प्राय अर्ध स्वप्नों की दशा में रहते हैं। शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। जन्म से ही वह रोने, चिल्लाने, हाथ पैर पटकने की क्रियाएं प्रदर्शित करता है। बाल मनोवैज्ञानिकों ने शिशु में मुख्यतः 4 संवेग माने हैं: भय, प्रेम, क्रोध और पीड़ा। इसमें शिशु अंतर्मुखी होता है। शिशु सीखने को गति में तीव्र तथा तीव्र जिज्ञासा प्रवृत्ति का होता है। आत्म प्रेम की भावना, शिशु अपने सामने किसी दूसरे से प्रेम प्रदर्शन नहीं देख सकता है। ऐसा होने से उससे ईर्ष्या हो जाती है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में सामाजिक भावना का विकास प्रारंभ हो जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाई बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। वह 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। वह अपनी वस्तुओं में दूसरों को भागीदार बनाता है। वह दूसरे बच्चों के अधिकारी की रक्षा करता है और दुख में उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है। शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति के कारण ही शिशु अपने खिलौनों आदि को पटकता है, मुंह में डालता है, उन्हें तोड़ता फोड़ता है और विभिन्न तरीकों से उन्हें रखता है। इस अवस्था में शिशु में सीखने की प्रक्रिया का तीव्र विकास होता है। शिशु अपनी विभिन्न क्रियाओं द्वारा अपनी जिज्ञासा को शांत करने की चेष्टा करता है। शारीरिक विकास में तीव्रता, शैशव अवस्था में शिशु की लंबाई व भार में पर्याप्त वृद्धि होती है। उसकी मांसपेशियों, इंद्रियों का पर्याप्त विकास होता है। शिशु आरंभ में बड़ों पर आश्रित होता है। मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, शैशव अवस्था में शिशु में संवेदना, कल्पना, ध्यान आदि का पर्याप्त विकास हो जाता है। नर्सरी स्कूल में भेजना चाहिए ताकि उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास हो सके। काम प्रवृत्ति, फ्रायड के अनुसार शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। शिशु में नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है। उसे सुख चाहिए, चाहे वह किसी भी कार्य से मिले। शिशु में पहले अकेले व बाद में दूसरों के साथ खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शिशु में दोहराने की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है। शिशु अपने दोस्तों, भाई बहनों व माता पिता के व्यवहार व कार्यों का अनुकरण कर कुछ सीखने का प्रयास करता है। शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार मूल प्रवृत्ति होती है। शिशु दूसरे बालकों के प्रति अपनी रुचि या अरुचि स्पष्ट रूप से प्रकट करने लगता है। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर। शिशु में आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए माता पिता, अभिभावक और शिक्षक को शिशु से ऐसे कार्य करवाने चाहिए जिससे उन्हें आत्म प्रदर्शन का अवसर प्राप्त हो सके। आत्माभिव्यक्ति, इसका सर्वश्रेष्ठ साधन मातृभाषा है। शिशु को छोटी छोटी कहानियां, कविताएं सुनाने और याद करवाएं तथा उसे सरल भाषा में बातचीत करें। शिशु के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे उसे तर्क सीखने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। शिशु के लिए खेल के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। रूसो के अनुसार बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके पेज नंबर 78 प्रारंभिक शिक्षक है। इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। शिशु को दी जाने वाली शिक्षा में भय और दंड का बिल्कुल भी स्थान नहीं होना चाहिए। माता पिता को शिशु को ऐसे कार्य करने के अवसर प्रदान करने चाहिए जिसमें उसे आत्म प्रदर्शन का अवसर मिल सके। इससे उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। शिशु को घर व स्कूल में शांत, स्वच्छ व उचित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। माता पिता व बड़ों को शिशु में नैतिकता के गुणों व अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। शिशु को दूसरे बच्चों के साथ मिलने जुलने में खेलने का
समय दिया जाना चाहिए, जिससे उसमें सामाजिक भावना का विकास हो सके। शिशु को कल्पना जगत के बाहर निकालकर जीवन के वास्तविक धरातल का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। शिशु की मूल प्रवृत्तियों का कभी भी दमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसका मानसिक विकास अवरुद्ध होता है। शिशु की पढ़ाई में सचित्र पुस्तकों में, कहानियों व खेल को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए। शिशुओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उन्हें क्रिया द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। बाल्यावस्था अवधि, इसका काल लगभग 6 से 12 वर्ष के बीच की आयु का माना जाता है। संचय काल, बाल्यावस्था के 6 से 9 वर्ष तक के समय को कहा जाता है। परिपाक काल, बाल्यावस्था के 10 से 12 वर्ष के समय को कहा जाता है। बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल माना गया है। बाल्यावस्था को शिक्षा शास्त्रियों द्वारा प्रारंभिक विद्यालय की आयु एवं समूह की आयु कहा गया है। इस अवस्था में बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना और अच्छे बुरे की भावना में अंतर करना सीख जाता है। शैशवावस्था के बाद प्रारंभ होने वाले इस अवस्था में बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बाल्यावस्था मानव जीवन के लगभग 6 से 12 वर्ष के बीच की आयु का काल होता है। इसमें बालक के जीवन में स्थायित्व आने लगता है और वह आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है। बालक में इस काल में आदतों, इच्छाओं, रुचियों के जो भी प्रतिरूप बनते हैं वे लगभग स्थायी रूप धारण कर लेते हैं और उन्हें सरलतापूर्वक रूपांतरित नहीं किया जा सकता। फ्रायड के अनुसार यह अवस्था जीवन का निर्माणकारी काल होती है। किलपैट्रिक ने इस अवस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण का काल कहा है। अतः सामाजिक विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए जो सामाजिकता का विकास कर सकें। पेज नंबर 79। बाल्यावस्था की आयु शिक्षा आरंभ हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अतः इस अवस्था को शिक्षा शास्त्रियों द्वारा प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा गया है। मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था को समूह की आयु भी कहा है। बाल्यावस्था की विशेषताएं, बाल्यावस्था के 6 से 9 वर्ष तक के समय को संचय काल कहा जाता है। बाल्यावस्था के 10 से 12 वर्ष के समय को परिपाक काल कहा जाता है। शैशवावस्था और पूर्ण बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष में जो विकास हो चुका होता है वह उत्तर बाल्यावस्था 10 से 12 वर्ष में दृढ़ होने लगता है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता बताते हुए कहा है कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। स्ट्रैक के अनुसार बालक अपने को अति विशाल संसार में पाता है और उसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। रचनात्मक कार्यों में आनंद की अनुभूति, इस अवस्था में बालक कोई नया काम करना चाहता है। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रमुखता, रॉस के अनुसार बालक प्राय अनिवार्य रूप से किसी न किसी समूह का सदस्य बन जाता है जो अच्छे खेल खेलने और ऐसे कार्य करने के लिए नियमित रूप से एकत्रित होते हैं जिसके बारे में बड़ी आयु के लोगों को कुछ भी नहीं बताया जाता है। बालक में सहयोग, सद्भावना, आज्ञाकारिता, सहनशीलता आदि सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास होता है। स्ट्रेंग के अनुसार 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे के ज्ञान का एवं न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है। बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना और अच्छे बुरे की भावना में अंतर करना सीख जाता है। बालक में बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। बालक में समाज के साथ समायोजित होने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। बालक की रुचियों में भी विकास होता है। उसकी रुचियां स्थायी न होकर परिवर्तित होती रहती है। कॉल व ब्रूस के अनुसार 6 से 12 वर्ष की अवधि की एक अपूर्व विशेषता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था होती है। बालक अपनी उन भावनाओं का दमन करता है जिसे उसके माता पिता पसंद नहीं करते। बालक की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इस अवस्था में बालक को रचनात्मक कार्य करने में आनंद प्राप्त होता है। इस अवस्था में बालक निर्देश भ्रमण करता रहता है। शिक्षा आनंदपूर्ण वातावरण में दी जानी चाहिए व नैतिकता का पाठ व्यवहारिक होना चाहिए। इस अवस्था में बालक में जिज्ञासा विशेष रूप से प्रबल होती है। बालक में संग्रह करने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। इस अवस्था में बालक विभिन्न बातों के बारे में तर्क और विचार करने लगता है। बालक में संवेदना और प्रत्यक्षीकरण करने की शक्तियों में वृद्धि होती रहती है। बालक में काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। पेज नंबर 80। किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था 12 से 16 वर्ष की आयु तक का काल। इस अवस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था बताया गया है। उत्तर किशोरावस्था, इसकी अवधि 17 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। किशोरावस्था तनाव व द्वंद्व की अवस्था कहलाती है। E.A. किलपैट्रिक, इन्होंने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है। एडोलेसेंस, लेखक स्टैनली हॉल, किशोरावस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। किशोरावस्था में दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालक की इस अवस्था में समाज सेवा की भावना प्रबल होती है। बाल्य अवस्था के समापन 13 वर्ष के पश्चात बालक की किशोरावस्था प्रारंभ होती है। यह तनाव व द्वंद्व की अवस्था है। स्टैनले हॉल, किशोरावस्था प्रबल दबाव तथा तनाव, तूफान एवं संघर्ष का काल है। E.A. किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का काल होता है। किशोरावस्था में बालक में क्रोध, घृणा, चिड़चिड़ापन, उदासीनता आदि का अभ्युदय हो जाता है। अपराधी प्रवृत्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है।
क्रो एम क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। हेडो कमेटी के अनुसार 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए एवं इसकी शक्ति और धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। अंग्रेजी भाषा में किशोरावस्था का अनुरूप शब्द एडोलसेंस है। शब्द एडोलसेंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोलेसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। शाब्दिक अर्थ में किशोरावस्था मानव जीवन के विकास की वह अवस्था है जिसके माध्यम से बालक परिपक्वता या प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ता है। ब्लेयर, जोन्स तथा सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ता है। किशोरावस्था को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, पूर्व किशोरावस्था। इसकी अवधि 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इस अवस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था बताया गया है। स्टैनली हॉल ने पूर्व किशोरावस्था को एक अत्यंत, पेज नंबर 81, संवेगात्मक उथल पुथल, झंझावत और तनाव की अवस्था माना है। कुछ वैज्ञानिकों ने पूर्व किशोरावस्था को एक अटपटी अथवा समस्याओं की आयु बताया है। उत्तर किशोरावस्था, इसकी अवधि 17 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। पहला, त्वरित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक स्टैनली हॉल हैं। इनके द्वारा सन 1940 में प्रकाशित पुस्तक एडोलसेंस में लिखा है कि किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं। क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक किंग, थार्नडाइक और हालिंगवर्थ हैं। किंग के अनुसार जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं। शारीरिक दृष्टि से किशोरावस्था को विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। रॉस के अनुसार किशोरावस्था में शैशवावस्था की पुनरावृत्ति होती है। इस अवस्था में शैशवावस्था की भांति स्थिरता और समायोजन का अभाव होता है। इस अवस्था में घनिष्ठता, व्यवहार में भिन्नता, मानसिक स्वतंत्रता, विद्रोह की भावना और व्यक्तिगत मित्रता का गुण पाया जाता है। ई के स्ट्रेंग के अनुसार 15 वर्ष तक किशोरों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, परंतु उसके बाद उनकी रुचियों में स्थिरता आ जाती है। किशोर किशोरियां प्राय अपने साथियों और मित्रों के साथ एक साथ रहना पसंद करते हैं। वह जिस समूह में रहते हैं उसे परिवार और विद्यालय दोनों से अधिक महत्व देते हैं। किशोरावस्था में परमार्थ, समाज सेवा और आत्मसम्मान की भावना भी प्रबल होती है। किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना, धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था प्रबल होती है। इस अवस्था में दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता काम भावना का विकास होना है। रॉस के अनुसार काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल तथ्य है। एक विशाल नदी की बाढ़ के समान यह जीवन क्षेत्र के विशाल खंडों को सींचता है एवं उपजाऊ बनाता है। किशोरों में नए अनुभवों की इच्छा, निराशा, प्रेम तथा स्नेह का अभाव, असफलता, कुसमायोजन आदि की प्रवृत्तियां अपराध प्रवृत्ति को विकसित करती हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताएं प्रकट होती हैं। वह अपने भावी जीवन के संबंध में चिंतित रहता है, सत्य, असत्य, नैतिक, अनैतिक आदि पर विचार करता है। इस अवस्था में बालक स्वयं के जीवन दर्शन का निर्माण कर लेता है। इस अवस्था में बालक व बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति विपरीत आकर्षण पैदा होता है। किशोर में संवेगों की बहुत प्रभावित होती है। पेज नंबर 82। रिकॉर्डिंग अजमेर व्हाट्सएप ग्रुप, मोबाइल नंबर 09414486659। आप इस नंबर पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑडियोज प्राप्त करना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर भी जा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है रिकॉर्डिंग अजमेर। वहां पर आपको संविधान, समसामयिक विषय, संस्कृत, जीके इत्यादि पर ऑडियोज हमेशा मिलेंगे। साथ में टेक्नोलॉजी संबंधित ऑडियोज भी वहां पर मिलते हैं। आप किसी भी पुस्तक की रिकॉर्डिंग करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7737868659। कॉल करने का समय सुबह 11 से शाम 6 बजे तक।